दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जानते हैं देश की जो राजनीति है लगातार तमाम तरह के उसमें नए-नए घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं और उतार-चढ़ाव भी तमाम तरह के इसमें लगातार हो रहे हैं कि जो गठबंधन के स्वरूप हैं या सत्ताधारी दल का जो गठबंधन है, उसको लेकर भी तमाम तरह की जो बातें हैं राजनीतिक गलियारों में इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। लगातार जो कुछ दल ऐसे हैं जिनको लेकर तमाम शंकाएँ हैं कि उनका आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या रुख होगा और खास तौर से ममता बनर्जी का जो रुख है और लगातार वह ऐसी बातें कहती रही हैं जिससे कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की जो रणनीति है, उस पर वो लगातार सवाल उठा रही हैं। और उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, वहाँ पर भी जो अलायंस पार्टनर है इंडिया गठबंधन के, चाहे इसमें अखिलेश यादव हों, वह लगातार इस तरह के बयान उनके भी सामने आते हैं कि सारा वो दारोमदार कांग्रेस के ऊपर ही एक तरह से डाल रहे हैं। तो अन्य राज्यों में भी हम देख रहे हैं कि इस तरह की कुछ ना कुछ ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं और खास तौर से जिस तरह की मध्य प्रदेश बड़ा भूमिका वाला राज्य है आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर, बिहार हो गया, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। तो इन सब जो राज्यों की जो इसमें वर्तमान की राजनीतिक स्थिति है, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ श्रवण गर्ग जी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और करीब लगभग 50 साल का उनका पत्रकारिता का अनुभव और अनेक उन्होंने राजनीति के कालखंड देखे हैं और बखूबी देखा कि जो किस तरह से राजनीति बदलती बदलती रही है देश की। मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो श्रवण जी, जी, जैसे कि आप देख रहे हैं वर्तमान में जो राजनीतिक घटनाक्रम है, लगातार इस तरह के कुछ ना कुछ ऐसे नए-नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जो राजनीतिक गलियारों में एकदम चर्चा का विषय बन जाते हैं। जैसे हाल ही में झारखंड का हमने देखा या बिहार में नीतीश कुमार का पाला बदलने का हमने खेल देखा। ये जो घटनाक्रम जिस तरह से हो रहे हैं राजनीति के अंदर, कि जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे और वे एकदम से अचानक एनडीए में चले जाते हैं, पाला बदल लेते हैं। तो इसके पीछे क्या राजनीति जो गणित है, किस तरह का हमें सामने आ रहा है? आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इस तरह के घटनाक्रम क्या और भी हो सकते हैं? निश्चित रूप से इस तरह के घटनाक्रम और हो सकते हैं। जहाँ-जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं, जहाँ-जहाँ भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसको लोकसभा चुनाव में संकट का सामना करना पड़ सकता है, वहाँ-वहाँ भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोशिश करेगी। आपने देखा कि किस तरह से अभी चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में घटनाक्रम हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था वो वहाँ जीतने वाला था, उसका मेयर बनने वाला था। पर वहाँ जिस तरह से चीज़ें हुई और बैलेट पेपर विपक्ष के 8 मतपत्र खारिज कर दिए गए, उससे संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। हो सकता है, अब आपने देखा कि अभी पंजाब में वहाँ के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है। वो पंजाब के जो राज्यपाल थे वो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के भी एडमिनिस्ट्रेटर थे, जहां ये मेयर के चुनाव को लेकर इतना सब हुआ। अब ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है। इसको जोड़ना इस बात से जरूरी है कि महाराष्ट्र में जिस तरह का डिफेक्शन हुआ था और उसमें राज्यपाल की जो भूमिका रही थी कोश्यारी की, और उसको लेकर फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की थी राज्यपाल की भूमिका के लेकर, उसके बाद राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया था महाराष्ट्र के। जो ये बनवारी लाल पुरोहित है, ये मूलतः पत्रकार है, मतलब जर्नलिस्ट है, और पंजाब में ये सही है कि इनकी आम आदमी पार्टी के लोगों से बन नहीं रही थी, पर उसके बावजूद इनका रवैया वैसा नहीं था जैसा तमिलनाडु में राज्यपाल का है या केरल में राज्यपाल का है, उस तरह का नहीं था। या पश्चिम बंगाल में राज्यपाल का है। अब ये निश्चित रूप से मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, गए ही है, कोर्ट में तो गए ही है। उसके पहले राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया।
और कहा कि व्यक्तिगत कारणों से दे रहे हैं। अब लोकसभा के ठीक पहले एक राज्यपाल का इस्तीफा होना ये बताता है कि ये जो आपका मूल सवाल है कि ये सरकार अब जिन जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं वहां आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जो राज्यपाल हैं वो उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ उनके किस तरह के संबंध हैं। तो अब क्या बचा क्या है, मतलब कहाँ ये इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। झारखंड में आपने पूछा कहा सवाल, देखिए कि बिहार में नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, एक बार राज्यपाल से मिलने गए, 3 बार गए, एक बार मिलने गए वैसे ही, फिर दोबारा गए वो इस्तीफा देने, और फिर बिना किसी विलंब के राज्यपाल ने उनको शपथ लेने बुला लिया बिहार में। झारखंड में बहुमत होते हुए भी चंपई सोरेन को लगभग 2 दिन तक इंतजार करवाया गया। ये जो चल रहा है कि जहां जहां इस तरह की चीजें घटनाएं संभव हैं, ये घटना क्रम तमिलनाडु में संभव नहीं है, कर्नाटक में संभव नहीं है, आंध्र प्रदेश में संभव नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, केरल में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, पश्चिम बंगाल में कोशिश कर ली, महाराष्ट्र में सफल हो गए, बिहार में सफल हो गए। अब कौन से राज्य बचे जहां इनको करना है ये सब चीजें, जहां जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात में तो इन्हीं की सरकारें हैं, जी जी हरियाणा में भी इनकी सरकार है, जी। केवल दिल्ली और पंजाब बचता है जहां आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने आरोप लगाया ही था कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई। तो चुनाव के पहले अब झारखंड का प्रयोग असफल हो गया, अब ये कोशिश अगर कर सकते हैं तो केवल पंजाब में और दिल्ली में कर सकते हैं। पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, हो सकती है, उसके बाद दिल्ली में केंद्र का शासन हो जाएगा। वैसे ही पंजाब में कोशिश हो सकती है, नया राज्यपाल आएगा, क्योंकि ये तो कहना मानने से इनकार कर देते हैं जो पुरोहित थे बनवारी लाल। अब ऐसे राज्यपाल को ला सकते हैं जो इनके हिसाब से काम करेगा। दिल्ली और पंजाब में 20 सीटें हैं लोकसभा की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा इस समय इंपॉर्टेंट हो गया है, और मंदिर का जो प्रयोग था कि जिसके कारण इनको उम्मीद थी कि काफी लाभ मिल जाएगा, वो मिलता नजर नहीं आ रहा है। इतना हाइप क्रिएट किया इन्होंने, इतना करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया, देश भर से सेलिब्रिटीज को ले गए ये वहां, वो नहीं हुआ। अब ये कर्पूरी ठाकुर को इन्होंने भारत रत्न दिया, फिर आडवाणी जी को दे दिया, इसका भी कोई असर नहीं होगा। तो अब हमको ये प्रतीक्षा करना चाहिए कि ये सरकार अब क्या करती है। ये तो तय है कि ये लोग तीसरी बार आना चाहते हैं और आ भी जाएंगे, क्योंकि
वो सारे उपाय करेंगे जो एक हुकूमत करती है। अमेरिका में ट्रंप ने आखिरी क्षण तक कोशिश की और उसमें यह भी शामिल था कि अपने समर्थकों के साथ संसद पे हमला करवा दिया। तो इसलिए आपका जो सवाल है वो तो उसका जवाब यही दे सकता हूं मैं कि ये अब जो बचे हुए राज्य हैं, यूपी में इन्हीं की सरकार है, उत्तराखंड में इनकी सरकार है, हरियाणा में इनकी है। तो हिंदी का जो इलाका है जो इम्पोर्टेंट है इनके लिए, उसमें केवल अब झारखंड में प्रयोग असफल हो गया, उसके बाद केवल पंजाब और दिल्ली बचता है। क्योंकि आंध्र में या तेलंगाना में या कर्नाटक में, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, इन सब राज्यों में कर नहीं सकते कुछ भी। बहुत ही अलग स्थिति है वहाँ। तो जो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय चल रही है, हम देख रहे हैं लगातार उसमें जिस तरह से लोगों की एक उपस्थिति दर्ज हो रही है और जिस तरह से जन समर्थन झारखंड में देखा कि किस तरह से जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के निवासी थे, बहुत बड़ी तादाद में इस यात्रा में शामिल हुए। तो झारखंड में जो राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुआ, क्या उसका प्रभाव भी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो वहाँ पे आना, दोनों कुछ प्लस होके इंडिया गठबंधन के फेवर में दिखाई देता है कुछ, या सत्ता परिवर्तन में जो जोर आजमाइश हुई भाजपा के द्वारा, तो क्या उस घटनाक्रम का भी पूरी इस यात्रा पर असर दिखाई देता है जो लोगों की देखिए उपस्थिति उसमें दर्ज हो रही देखिए है? झारखंड में 14 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें 11 अभी बीजेपी के पास है। मेरा ऐसा अनुमान है या मुझे ऐसा डर है कि 11 में से अधिकतर सीटें बीजेपी की इस बार चली जाएगी। राहुल गांधी झारखंड जैसे छोटे से राज्य में 8 दिन बिता रहे और बिहार जैसे बड़े राज्य में 4 दिन बिता रहे। हालांकि ये 4 दिन का प्रोग्राम तब बना था तब नीतीश कुमार कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा थे। झारखंड में राहुल गांधी का जो बिहार में पूर्णिया में जो स्वागत हुआ, बंगाल में जो स्वागत हुआ, झारखंड में अब जो हो रहा है, बंगाल में जो स्वागत हुआ या रिसेप्शन हुआ, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा ममता बनर्जी डर गई है। ममता बनर्जी के डरने से आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा खुश है बंगाल के घटनाक्रम से, क्योंकि बंगाल में अगर ममता कमजोर होती है तो उसका ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा वहां आने वाले आगे के सालों में, अभी नहीं, तत्काल नहीं। ममता बनर्जी जो डरी हुई है, इसलिए डरी हुई है कि बंगाल में 2026 में चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा में अगर उनकी 22 सीटें कम हो गई, 22 सीटों में से कमी आ गई और उनकी 22 में से कमी आ गई और बीजेपी की 18 में से कमी आ गई और कांग्रेस और सीपीएम और बाकी पार्टियों के गठबंधन की सीटें वहां बढ़ जाएंगी, तो उसका बुनियादी कारण दो होंगे। वो ये होगा कि जो 30% वहां का मुसलमान है, मुस्लिम वोट है, वो इस बार ममता बनर्जी के साथ नहीं जा रहा, कहीं भी नहीं जा रहा। बिहार में भी, झारखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी, बंगाल में भी।
पूरा का पूरा ये बेल्ट जो चल रहा है, यूपी से लेकर आसाम तक, जो मुस्लिम हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े लोग हैं, वो बीजेपी के साथ भी नहीं जा रहे हैं और किसी और दल के साथ भी नहीं जा रहे। इसीलिए आपने जो अपना जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में भी दिक्कत आ रही है इंडिया अलायंस को लेकर, उसका बुनियादी कारण ये है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दूसरे इलाके में जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो अखिलेश के पास नहीं बचा। ममता से तो पूरी तरह, पहले ये मायावती से तो पूरी तरह हट चुका था। अखिलेश डरे हुए हैं कि अब उनको ओबीसी वोट पर या यादव वोट पर निर्भर रहना पड़ेगा। ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ जा चुका है और मायावती जो है बहुत बड़ा खेल करने वाली है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में। इसलिए दिक्कत यह है कि अखिलेश यादव, मतलब जैसे कहते हैं ना कि खाते भी नहीं बन रहा है और निकलते भी नहीं बन रहा है, वो राहुल गांधी की पॉपुलरिटी का तो उपयोग करना चाहते हैं पर कांग्रेस को सीटें नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने कहा 11 सीटें देंगे। तो 11 सीटें, आपने देखा कि मध्य प्रदेश में तो उनके पास एक भी सीट नहीं थी, पर उन्होंने 20-25 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए अखिलेश यादव, और गए भी वो 25 सीटों पर गए भी प्रचार के लिए। वो यहां नहीं देना चाहते उत्तर प्रदेश में। उनको डर लग रहा है कि जो डर है बुनियादी, वो ये है कि आने वाले सालों में केवल दो दल इस देश में शायद आगे बढ़ेंगे ग्रोथ के मामले में, वो होंगे कांग्रेस और बीजेपी। उसमें समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, छोटे छोटे जितने दल हैं वो सब या तो खत्म हो जाएंगे या उनको कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ मिलना पड़ेगा। बीएसपी भी खत्म हो जाएगी 2024 के चुनाव के बाद। तो दिक्कत ये है, जो आपके मूल सवाल है उसका जवाब ये है कि इंडिया अलायंस की दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये प्रचार किया जा रहा है कि इंडिया अलायंस में गड़बड़ चल रही है या कुछ हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। ये लोग ममता बनर्जी और अखिलेश यादव और मायावती अपने ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं। ऑप्शंस खुले रखने का मतलब ये है कि बीजेपी अगर सत्ता में आ गई, जैसे कि ये डरे हुए हैं, तो ये बीजेपी के साथ चले जाएंगे। और बीजेपी नहीं आई सत्ता में तो ये सौदेबाजी करेंगे कांग्रेस के साथ। ये है कुल मिलाकर। पर इसको दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं कि भाई कुल मिलाकर तो विपक्ष मजबूत हो रहा है और बीजेपी कमजोर हो रही है। मतलब चाहे नाक आप बाएं हाथ से पकड़े या सीधे हाथ से पकड़े, कमजोर तो बीजेपी हो रही है। कांग्रेस पार्टी जो बार बार कह रही है कि हम लोग अभी एक हैं, इंडिया अलायंस में कुछ नहीं हुआ,
इसका मतलब ही यह है कि वो अपनी तरफ से कुछ ऐसा नहीं दिखाना चाहते कि इंडिया अलायंस टूट गया है, और वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाई अगर इंडिया अलायंस को तोड़नी है तो मायावती ममता अपनी तरफ से खुद घोषणा कर दे तोड़ने की। उसमें बदनामी ममता की होगी, कांग्रेस की नहीं होगी। जैसे कहते हैं ना कि वो लड़की शादी करने से मना कर दे और वो लड़के वालों पर जोर डाले कि भाई आप सगाई तोड़ दीजिए, तो वो लड़के वाले कह रहे हैं हम नहीं तोड़ रहे हैं, आपको तोड़ना हो तो तोड़ दीजिए। तो अगर लड़के वाले तोड़ते हैं तो बदनामी लड़के वालों की होगी, और लड़की तोड़ती है तो बदनामी लड़की वालों की होगी। ऐसे ही होता है ना। तो ये इस यहाँ ऐसा मामला है। कांग्रेस ये चाहती है कि वो ममता बनर्जी, ये बिल्कुल ठीक है कि वो कांग्रेस के साथ नहीं है। वो अड़ी हुई है कि हमने 2 सीटें दी हैं आपको, जो आपने पिछली बार जीती थी बहरामपुर की और मालदा की, आप वो 2 ले लीजिए। वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती कि बीजेपी के पास जो 18 सीटें हैं वहां बंगाल में 22 सीटें हैं टीएमसी के पास, 18 सीटें बीजेपी के पास है, 2 सीटें कांग्रेस के पास। कांग्रेस का कहना है कि जो बीजेपी की 18 सीटें उसका भी बंटवारा होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो 22 की 22 भी ले जाएं जो जिसपे जीते हैं, और बीजेपी की जो 18 है उस पर भी आप विपक्ष को मौका नहीं दें। ममता बनर्जी नहीं चाहती, वो अपनी लोकसभा में बार्गेनिंग को बढ़ाना चाहती है, चाहे बार्गेनिंग उनको मोदी से करना पड़े या कांग्रेस से करना। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जैसे आपने ममता बनर्जी का जो उदाहरण दिया है और कहा कि जिस तरह की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है, बार्गेनिंग पावर अपने पास आना चाहती है। अच्छा, वो आपकी मतलब कांग्रेस भी शायद इस बात को समझ रही है, इसलिए हमने देखा कि जो लगातार कांग्रेस पे अलायंस पार्टनर दबाव बना रहे थे कि आप बहुत ही जल्दी सीट शेयरिंग तय कीजिए या नेता तय कीजिए कौन नेता होगा। तो कांग्रेस शायद सबको अवसर दे रही है, सबको मौका दे रही है कि अगर आपको कहीं इधर उधर जाना है तो आप जा सकते हैं, उसके बाद ही हम सब तय करेंगे। तो कांग्रेस का जो डिसीजन ना लेने के पीछे यही कारण है क्या, क्या लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस के हाथ में नहीं है सीट शेयरिंग। कांग्रेस को सीट शेयरिंग नहीं करना है, सीट शेयरिंग तो ममता को करना है ना, और अखिलेश को करना है। ये जो अखिलेश कह रहे हैं 11 सीट देंगे, कांग्रेस को, कांग्रेस चाहती है 28 सीटें दीजिए, 80 सीटें। और आपने दे दी है ऑलरेडी 7 सीटें आरएलडी को। झगड़ा ये है कि विधानसभा के चुनाव जब होंगे उत्तर प्रदेश में, तो ये लोकसभा की सीटों का जो बंटवारा है वो, अगर महागठबंधन, जैसे जयराम रमेश ने क्या कहा, अभी क्या कहा, ये जब सीटों का झगड़ा चल रहा है उसके बाद क्या कहा कि ये जो इंडिया अलायंस में सीटों को लेकर जो है एग्रीमेंट, वो केवल लोकसभा के लिए है। क्यों कहना पड़ा उनको? उनको इसलिए कहना पड़ा कि समाजवादी पार्टी मान के चल रही थी कि अगर अभी कांग्रेस को इतनी सीटें देना पड़ी
तो कांग्रेस विधानसभा के चुनाव में भी इतनी सीटें मांगेगी। तो जयराम रमेश ने कहा नहीं भाई, हम विधानसभा में कोई समझौता नहीं है, आपको जितनी सीटें लड़ना हो लड़ लो। अभी केवल जो उद्देश्य है वो मोदी को कमजोर करने का है, इसलिए साथ लड़ना जरूरी है। ये चीज विधानसभा चुनाव में अखिलेश के समझ में नहीं आई थी जब कमलनाथ ने ये कहा था। जो बात जयराम रमेश अभी कह रहे हैं वो कमलनाथ ने कहा था कि भाई ये जो वो सीटें मांग रहे थे अखिलेश मध्य प्रदेश में, तो कमलनाथ ने कहा कि भाई ये जो सीटों का इंडिया अलायंस का जो मामला है ये केवल लोकसभा के लिए है। तो नाराज हो गए अखिलेश, और नाराजगी में उन्होंने जो कुछ किया वो हम सबको पता है। तो दिक्कत ये है कि अखिलेश मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ममता मानती है कि नहीं मानती है, और सोरेन मान गए। झारखंड में 14 में से 11 सीटें बीजेपी के पास है। केवल 3 सीटें ऐसी हैं जो खुली हुई हैं, उसमें कांग्रेस के पास एक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास एक है, और ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन के पास एक है। तो झारखंड में कोई दिक्कत नहीं है। वहां हेमंत सोरेन ने ये नहीं कहा कि भाई हम तो 14 की 14 पे लड़ेंगे। बिहार में तेजस्वी ने नहीं कहा कि भाई हम 40 की 40 सीटों पर लड़ेंगे। ये झंझट केवल बंगाल में और उत्तर प्रदेश में है। और अगर बिहार में नीतीश कुमार साथ में होते तो बड़ा झंझट होता सीटों को लेकर। जो जो रवैया ममता कर रही है वही नीतीश कुमार करते। इसलिए नीतीश कुमार का जाना अच्छा हुआ, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी को सीटों का बंटवारा पिछले चुनाव की तरह ही नीतीश कुमार के साथ करना पड़ेगा। नीतीश कुमार 16 सीटें पिछली बार जीत गए थे 17 में से, इस बार 16 की 16 हार जाएंगे। और लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो जीती थी 6 सीटें, वो भी हार जाएगी। इसलिए बीजेपी डरी हुई है, वो ये सारा काम कर रही कि जैसे कि जो लालकृष्ण आडवाणी है बीजेपी के शिखर नेता रहे हैं, बड़े सबसे बड़े नेता पार्टी के माने जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में। और लगातार पिछले 10 साल की जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही है उसमें हमेशा ये माना जाता रहा कि कहीं ना कहीं लालकृष्ण आडवाणी जी को एक सम्मान दिया जाएगा और बड़े पद पर कहीं ना कहीं उन्हें नामित किया जाएगा। जैसे राष्ट्रपति पद के लिए हमेशा उनकी उम्मीदवारी की चर्चा रही। लेकिन पूरे 10 साल के अंदर अगर लालकृष्ण आडवाणी जी की और मोदी जी की जो प्रधानमंत्री काल रहा उसमें ऐसा कुछ उनको देते हुए प्रधानमंत्री दिखाई नहीं दिए। लेकिन जब सरकार का जो अंतिम चरण चल रहा है 10 साल के कार्यकाल का, और ऐसे में उन्हें भारत रत्न दिया जाना, इसके पीछे क्या आप देखते हैं, किस तरह का विचार है, क्या राजनीति है, क्या दृष्टिकोण है सरकार का? कोई दृष्टिकोण नहीं है। वो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद भारतीय जनता पार्टी और जो हिंदू बहुसंख्यक तबका है वो नाराज हो गया, या नाराजगी व्यक्त की होगी कि आप बैकवर्ड क्लासेस को खुश करने में लग गए और आपने आडवाणी जी को न मंदिर में आने दिया, राम मंदिर में, हालांकि आप सत्ता ही उन्हीं के कारण आई है, और उनको आपने सम्मानित भी नहीं किया।
पिछली बार आपने लालकृष्ण आडवाणी को पद्म विभूषण दिया था, और सत्ता में आने के बाद 10 साल में आपने 6 लोगों को भारत रत्न दे दिया, आडवाणी जी को याद ही नहीं किया। तो पार्टी में खुश करने के लिए, हिंदू बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए, देश में सिंधी आबादी को खुश करने के लिए और आडवाणी जी को खुश करने के लिए ये दिया गया। इससे क्या हुआ कि मुसलमान और नाराज हो गए, क्योंकि मुसलमानों का मानना है कि हिंदू जो सांप्रदायिकता जो फैलाई गई, हिंदू मुस्लिम जो किया गया देश में, जिसकी शुरुआत की गई, विभाजन की जो पूरी राजनीति जिस आदमी ने चालू की वो आडवाणी थे 1990 में। अगर वो रथ यात्रा लेकर नहीं निकलते तो आज देश की ये हालत नहीं होती। तो मोदी जी ने पोलराइजेशन जो है, ध्रुवीकरण, उसको और बढ़ा दिया आडवाणी जी को देकर। आप सोशल मीडिया पर जाकर देखिए, सबसे ज्यादा नाराजगी मुसलमान तबका व्यक्त कर रहा है आडवाणी जी को भारत रत्न देने पर। ये ऐसा ही है कि जैसे इजराइल के प्रधानमंत्री को नोबेल पीस प्राइज दे दिया जाए। तो इसलिए ये आडवाणी जी का जो मामला है ये मदद नहीं करेगा, भारतीय जनता पार्टी की और ज्यादा नुकसान करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी जी, जैसा आपने पूरे वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है, बड़ी उसकी जो व्याख्या की है और जिस तरह विश्लेषण किया है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। और पूरे आपने राजनीति के खाका खींच दिया है, आने वाले समय में किस तरह की राजनीति की दिशा और दशा होगी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों के लिए अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संबंधित चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संबंधित अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।